ये नहीं कि हाँ सर शुरू में 1-2 लेक्चर देख लिए फिर 4-5 छोड़ दिए फिर दोबारा से कर लिया, वो नहीं करना है यार। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे बट कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो हमें समय के अंदर सही करने हैं, एक बार में सही करने हैं। चलो तो स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही क्वेश्चन दे, उसमें हो सकता है 2-3 चैप्टर्स मिक्स हो रहे हों। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स लग गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स अप्लाइड। के को क्या पढ़ना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा इससे, क्योंकि एग्जैक्ट इस पे वो टच कर रहा है। इससे छोटा कर दोगे तो और पिचक जाएगा पैराबोला, तो वो जीरो सॉल्यूशन दे देगा। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो आई होप बेटा आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोगों की जेई एडवांस की जो तैयारी है वो पूरे फुल स्पीड में चल रही होगी। वापस आते हैं हम अपने इस बैच में, कट्टर जेई एडवांस बैच में। हम लोगों ने डेली एक लेक्चर आप लोगों को देने का स्टार्ट किया है, जहां पे हम हर चैप्टर को एक लेक्चर में कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा हम लोग कैलकुलस बेटा पढ़ रहे थे, कैलकुलस के 2 चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं, है ना। रिलेशंस फंक्शंस एक लेक्चर में दिया, उसके बाद मैंने आपको एलसीडी एक लेक्चर में दिया है। अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। जो डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर हमें करना है वो ये करना है, और इसके अलावा मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी आप लोगों को दिया था। तो अगर बेटा आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिए। पूरी सीरीज को बेटा फॉलो करना है, पूरी सीरीज को अंत तक टिके रहना है। ये नहीं कि हाँ सर शुरू में 1-2 लेक्चर देख लिए फिर 4-5 छोड़ दिए फिर दोबारा से कर लिया, वो नहीं करना है यार। जब आप पूरी एक सीरीज स्टार्ट करके एंड भी करेंगे ना, तब आपको देखेंगे आप कितना कुछ गेन करेंगे उस सीरीज से। 1-2 लेक्चर्स में आपको बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा, बट जब सारे लेक्चर्स आप लगा लेंगे और जब आपने स्टार्ट किया होगा वर्सेस जब आप एंड करेंगे, आप अपने अंदर डिफरेंस बेटा देख लेंगे, आपका इंप्रूवमेंट आपको नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार प्रॉमिस करें कि सर हमने स्टार्ट तो करी है सीरीज, बट ये नहीं कि बीच में डोल गए सर लेक्चर नहीं हो पा रहे, क्योंकि इसीलिए बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स हम आपको नहीं दे रहे हैं, ताकि आप लोग आराम से तीनों सब्जेक्ट्स एक दिन में मैनेज कर पाएं। 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, जिसको आप लोग अगर पॉज करके खुद से ट्राई कर करके भी एक क्वेश्चन करें तो आपको 2 से 2.5 घंटे के बीच में उसका समय लगना चाहिए। तो टाइमर के साथ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि एडवांस में बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे बट कुछ क्वेश्चन जो करेंगे वो हमें समय के अंदर सही करने हैं, एक बार में सही करने हैं। ये नहीं कि सर बी और सी था बट मैंने तो बस बीटेक किया, आपका देख के फिर समझ आ गया हाँ सी भी होना चाहिए, तो आपका गलत है बेटा, क्योंकि वहां एडवांस में मैं आपको बताने नहीं आऊंगा, आपको एक बार में एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, चलो तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मेजरली देखो 3 पार्ट्स होते हैं वैसे तो, जो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए। एक होता है टेंजेंट नॉर्मल, एक एक होता है मैक्सिमा मिनिमा, और एक होता है मोनोटोनिसिटी, है ना। बाकी छोटे मोटे एप्लीकेशंस होते हैं, बट मेजर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो यही 3 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। तो तीनों के ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं आज लाया हूं और हम तीनों टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे बढ़िया करके। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर इसमें इंटीग्रेशन आ रहा है, तो भाई मैंने पहले भी बताया था कि कैलकुलस कहीं पर भी मिक्सिंग होगी बेटा, क्योंकि जेई में भी ऐसा नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही क्वेश्चन दे, उसमें हो सकता है 2-3 चैप्टर्स मिक्स हो रहे हों। इनफैक्ट होता ही है बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो आपको भी अपनी तैयारी वैसे ही रखनी है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, px इज द 5th डिग्री पॉलिनोमियल, px + 1 डिविजिबल बाय दैट है। तो मतलब px + 1 अगर आप देखेंगे, अगर वो डिविजिबल है x - 1 होल क्यूब से, तो क्योंकि 5 डिग्री है तो ax² + bx + c समथिंग लाइक दिस बनेगा बेटा। px + 1 की वैल्यू ऐसी कुछ होनी चाहिए। अब मेरे माइंड में आ रहा है यार, ऐसे ही अगर px - 1 को भी लिख लूं फिर तो यार बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे, x + 1 होल क्यूब, और इसमें कोई और क्वाड्रेटिक आएगी px² + qx + r। तो ऐसे तो यार करने गए तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। थॉट प्रोसेस दिमाग में ये चल रहा है, तो 6 अननोन्स लेके तो सॉल्व नहीं करना होगा, है ना। तो अब क्या करें, फिर क्या करें? तो भाई क्या करना चाहिए, देखो करने को जो माइंड में आ रहा है वैसे इससे कंपेयर करके कोफिशिएंट्स आ जाएगा, 6 अननोन्स आ जाएंगे PQR, क्योंकि px इक्वेट कर देना और उसके बाद PQR ABC अननोन सॉल्व हो जाएंगे। बट मजा सा नहीं आ रहा यार इस मेथड में, तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। इस इक्वेशन को जरा थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। तो यहां से एक बात तो मुझे लिख रही है कि P(1) अगर मैं 1 डालूं पूरी इक्वेशन में, अगर बेटा पूरी इक्वेशन में 1 डालूं तो ये तो 0 बन जाएगा, तो P1 + 1 0, यानी P1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। एंड बाय द सेम लॉजिक जो सेकंड इक्वेशन है उसमें P(-1) की वैल्यू 1 आ जाएगी, करेक्ट। इस वाली से मिल जाएगी वो। दूसरी चीज एक और ये है कि एक काम करते हैं जरा, क्योंकि यह होल क्यूब आ रहा है, मेरा मन कर रहा है क्यों ना इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो P'
इधर आएगा x माइनस वन का होल क्यूब 2ax प्लस बी प्लस ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 3 टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर। तो यहां से आप देख रहे हैं p डैश x के अंदर x माइनस वन का होल स्क्वायर का टर्म आ रहा है, समथिंग टाइम्स दिस आ रहा है। इससे क्या पता लगा कि p डैश वन तो जीरो होगा ही, बट वन जो है रिपीटेड रूट है, यानी कि x इक्वल टू वन इज रिपीटेड रूट क्योंकि होल स्क्वायर आ रहा है ना ऑफ p डैश x बराबर जीरो। ठीक है, p डैश x का x इक्वल टू वन रिपीटेड, ट्वाइस रिपीटेड रूट x माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है। एंड सिमिलरली आपको ये एक बात और पता लग जाएगी कि अगर आप दूसरी इक्वेशन बना के डिफरेंशिएट करते तो p डैश x समथिंग x प्लस वन होल स्क्वायर भी उसमें आ जाता टाइम्स समथिंग, है ना, यानी उसका x प्लस वन होल स्क्वायर भी एक फैक्टर है p डैश x का। अब नोटिस करो p डैश x की डिग्री क्या है भाई, px अगर 5 डिग्री था तो p डैश x की डिग्री 4 डिग्री हो गई, और p डैश x के 4 रूट्स आपको मिल चुके हैं भाई, 2 रिपीटेड ये हैं और 2 रिपीटेड ये हैं, तो यही तो 4 हो सकते हैं और कोई रूट तो हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि 4 ही रूट्स आने हैं, चारों आपको मिल गए। तो यानी मुझे p डैश x मिल गया, उसके 2 रूट्स होंगे x माइनस वन होल स्क्वायर, 2 रूट्स होंगे x प्लस वन होल स्क्वायर, और टाइम सम कांस्टेंट k भी हमें रखना पड़ेगा, k कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि 4 ही फैक्टर्स हैं, 2 यहां आ गए 2 यहां। सो p डैश x मुझे एक तरह से मिल गया, k नहीं मिला वो बात ठीक है, बट p डैश x एक तरह से मिल गया है। तो डेरिवेटिव मिला है मुझे, पहले डायरेक्ट पॉलिनोमियल नहीं मिला, डेरिवेटिव मिला है। बस अब तो इंटीग्रेट करके आई गेस आपको मिल जाएगा, इंटीग्रेट करके px अपने को मिल जाएगा। तो इसको जरा इंटीग्रेट करते हैं, पहले इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं। p डैश x हो गया k इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो p डैश x हमारा क्या हो जाएगा, k एक्स फोर प्लस वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, राइट। इस तरह का हमारा क्या आ गया, p डैश x आ गया है। सो इंटीग्रेट करेंगे तो p डैश x से हम px तक पहुंच जाएंगे, और राइट साइड में जब इंटीग्रेट करेंगे, k इज अ कांस्टेंट, x की पावर 5/5, 1 का हो गया x, और माइनस टू एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2/3 एक्स क्यूब, तो इस प्रकार से फंक्शन px हमें मिल गया है बेटा। px एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल मिल गया, प्लस c तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, करेक्ट, प्लस c तो होना ही चाहिए। अब हम क्या करें भाई, हमें कुछ और भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, p ऑफ वन माइनस वन है, और ठीक है p ऑफ वन माइनस वन है, और क्या है भाई हमारे पास, और क्या है, p ऑफ माइनस वन वन है। तो इन दोनों से k और c निकल जाएगा, लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। तो p ऑफ वन k इंटू 1/5 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस c, यानी माइनस वन इक्वल टू k टाइम्स 1/5 प्लस 1 माइनस 2/3 हो गया 1/3 प्लस c, ये बन गई पहली इक्वेशन। और सिमिलरली अगर मैं x को 1 डालने की जगह अब मैं x को -1 डालूं तो p ऑफ -1 बन जाएगा k इंटू -1/5 -1 माइनस 2/3, सॉरी प्लस 2/3 हो जाएगा क्योंकि x को -1 डाला है, प्लस c, p ऑफ -1 है 1, और ये हो जाएगा -1/3 प्लस c। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं, बेटा, -1 + 1 0, और इधर k के कोफिशिएंट्स भी देखो 0 हो गए, प्लस 2c, यानी c की वैल्यू तुम्हारी 0 आ गई है बेटा। c 0 आ गया, अब k तो सॉल्व हो ही जाएगा, बट जरूरत ही नहीं है, अब मैं कह रहा हूं k निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अब आप क्वेश्चन देखोगे बेटा, इंटीग्रल निकालना है -2025 से 2025 px dx। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज होगा, नोटिस करो जो px है उसमें कांस्टेंट तो 0 आ गया है, यानी जो px है दैट इज ऑफ द फॉर्म k x की पावर 5/5 प्लस x माइनस 2/3 एक्स क्यूब, c तो है नहीं उसमें, तो क्या मैं बोल सकता हूं px जो है एक ऑड फंक्शन है, मतलब अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं, p ऑफ -x माइनस px आ रहा है, दिस इंप्लाइज
ऑड फंक्शन है बेटा, और ऑड फंक्शन का माइनस ए टू ए तुम्हें पता है, माइनस ए टू ए मैं कुछ भी कर लूं, अगर पी एक्स एक ऑड फंक्शन है तो डेफिनेट इंटीग्रल जीरो आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लग गई यहां पे, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया, थोड़ा सा लास्ट में इंटीग्रेशन मिक्स हो गया, सो जीरो होना चाहिए आंसर, आंसर शुड बी इक्वल टू जीरो। बढ़िया था ना, ऐसे बेटा करना है क्वेश्चन, हमें इस तरह से करना था। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमने थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल किया, डिफरेंशिएशन करके हमने देखा कि रिपीटेड रूट्स आ गई तो हमने फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल लगा दिया, पी डैश एक्स फॉर्म हो गया। जनरली क्वेश्चंस में खुद पॉलिनोमियल हम फॉर्म करते थे, यहाँ डेरिवेटिव वाला पॉलिनोमियल पहले फॉर्म किया, जिसे इंटीग्रेट करके पी एक्स हमने निकाल लिया। अब आगे और भी पूछ सकते थे, मैंने इंटीग्रेशन का पूछा आपसे, पी ऑफ 3 पी ऑफ 5 कुछ भी पूछ सकते थे वैल्यू, क्योंकि वंस सी इज ऑब्टेन्ड के इज ऑब्टेन्ड एंटायर पॉलिनोमियल इज ऑब्टेन्ड। तो आगे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ग्राफ बनवा लें, उसके डेरिवेटिव कहाँ जीरो हो रहा है, कुछ भी करने को आपको दिया जा सकता है। डेरिवेटिव तो खैर नहीं पूछेंगे, वो तो पता ही है कहाँ जीरो हो रहा है, बट यू गॉट द आइडिया। मैक्सिमा मिनिमा पूछ लें, या फिर आपसे ग्राफ पूछ लें, कितने रूट्स आ रहे हैं पूछ लें, रियल रूट्स, बहुत सारी चीजें आगे बनाई जा सकती हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन होमवर्क में आपके लिए, बिल्कुल सेम, बस डेटा अलग है ना, डेटा सेम, डेटा अलग है बस बेटा। तो ये प्लस का साइन है, डिवीजन नहीं है, पी एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाय दैट। इस बार बस डिग्री जो है 5 की जगह 3 हो गई है, तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम लगेगा, आप इसको करिएगा होमवर्क में, मैं आपको दिखा देता हूं आंसर ये आएगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, एक पैसेज करेंगे बेटा, पैसेज करेंगे। अगेन आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन मिक्स्ड है। अब आप बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन का लेक्चर तो है नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है भाई, बट एओडी लग भी रहा है, मैक्सिमम मिनिमम एप्लीकेशन डेरिवेटिव सब लगेंगे यहाँ, बट इंटीग्रेशन के साथ मिक्स होके लग रहा है। तो देखिए एफ एक्स एंड जी एक्स आर सच दैट एफ एक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर जी एक्स का इंटीग्रल, जी टी का इंटीग्रल भी फंसा हुआ है, और जी एक्स एक इंटीग्रल है जिसके अंदर एफ टी का इंटीग्रल फंसा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा अगर लिमिट्स को देखना चाहिए सबसे पहले, देखो यहां लिमिट्स वेरिएबल है बट यहां लिमिट कांस्टेंट है। अगर लिमिट कांस्टेंट होती है ना तो डेफिनेट इंटीग्रल तो लिमिट पे डिपेंड करता है बेटा, चाहे फंक्शन जो मर्जी हो अंदर एफ टी हो, बट अल्टीमेटली तो लिमिट पे वैल्यू डिपेंड करती है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्चुअली ये चीज एक कांस्टेंट आ जाएगी, कौन सी चीज, 0 to 1, तो 0 to 1 एफ टी डी टी जो भी आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, सी या ए कुछ कह देते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टी, कुछ नहीं आएगा इसमें, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट्स कांस्टेंट है। ये इसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि यहां लिमिट तो एक्स की टर्म में है। तो जब भी आपको इंटीग्रल में लिमिट्स कांस्टेंट दिख जाए ऐसे क्वेश्चंस में, उसको आप ए मान के शुरू कर लो, यानी कि जो जी एक्स हो गया वो क्या हो गया बेटा, एक्स माइनस ए हो गया। एक्स माइनस ए फॉर्म का फंक्शन है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर फंक्शन है जी एक्स। तो जी टी क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा टी माइनस ए, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है। जी टी को यहां डाल देता हूं, जी टी को यहां पर डाल देता हूं बेटा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 0 टू एक्स टी माइनस ए डी टी। थोड़ा इंटीग्रेशन करते हैं, टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ए टी, और 0 और एक्स इसमें लिमिट्स डाल देंगे बेटा। तो एक्स क्यूब बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एक्स बन जाएगा, ब्रैकेट्स खोलिए, प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कट गए, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स भी एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। बस प्रॉब्लम ये है ए नहीं है हमारे पास, एक दिक्कत कर रहा है ना, एफ एक्स जी एक्स में भी ए फंसा हुआ है, एफ एक्स में भी हमारा ए फंसा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, अभी ए का भी करते हैं बेटा कुछ। तो ए को कैसे निकालोगे, कंसीडर, देखो ए को, ए की वैल्यू याद करो क्या थी, ए की वैल्यू थी सर, ए की वैल्यू थी 0 to 1 एफ टी डी टी। तो एफ तो तुम्हारा आ चुका है ना, एफ एक्स अगर आ चुका है तो आप यहां से बोल सकते हो कि एफ टी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली एफ टी को वहीं पे रख देता हूं। सो ए इज इक्वल टू 0 से 1 प्लस ए टी स्क्वायर डी टी, और यहां से अब इंटीग्रेट कर लो, ए में इक्वेशन बन जाएगी, 1 को अलग कर लो, डी टी का इंटीग्रल टी प्लस ए टी क्यूब बाई 3, 0 और 1 डाल लेंगे,
तो यहां से 2a/3 बराबर 1, यानी a की वैल्यू बेटा 3/2 आ गई है। a की वैल्यू ही सॉल्व हो गई हमारी 3/2। बढ़िया था ना? कैसा देख रहे हो ना, कहां से कहां इंटीग्रल एक फंक्शन के अंदर यूज करके दूसरे में वैल्यू यूज करके, दोनों में हमने ऐसा ही किया। क्योंकि f के अंदर g था और g के अंदर f था, तो मैंने ऐसा 2 बार कर दिया, 2 बार कर दिया बेटा। a सॉल्व हो गया है बस। अब तो fx gx आ गए हैं, तो अब fx हमारा क्या हो गया? तो fx हो गया 1 + 3/2 x², और gx हमारा क्या हो गया? x - a था तो x - 3/2 हो गया बेटा। तो लेट्स चेक द ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड फॉर fx? fx इज बाउंडेड। बाउंडेड मतलब जिसकी रेंज फाइनाइट वैल्यू तक हो, इनफाइनाइट तक जो ना आए, बट ये तो इनफाइनाइट तक जाता है, पैराबोला है, इसकी तो रेंज इन्फिनिटी तक जा रही है, सो ऑब्वियसली बाउंडेड नहीं है। जैसे sin x एक बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि प्लस या माइनस इन्फिनिटी तक जो नहीं जाएगा वो बाउंडेड फंक्शन होता है, सिंपल। 10x अनबाउंडेड है। fx हैज एग्जैक्टली 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, नहीं, पैराबोलिक है ये तो, इसमें तो एक मिनिमा ही आता है बस, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। सो fx हैज अ मिनिमा बट नो मैक्सिमा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होता है? अपवर्ड पैराबोला होता है, तो मिनिमा आएगा बेटा बस, उसमें मैक्सिमा तो कोई आएगा नहीं, है ना? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए इसी का आप सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम डिस्टेंस पूछा हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स fx एंड gx। तो देख रहे हो ना, a और d का काम आ गया अब यहाँ। fx और gx, fx था एक पैराबोला इस तरह का, थोड़ा सा फिगर बना के आपको दिखा देता हूं। fx है एक पैराबोलिक फंक्शन 1 + 3/2 x², और gx है एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरह का x - 3/2, तो 1 स्लोप है, 3/2 से पास कर रहा है, तो 3/2, 0 से ये पास करेगा, सो y = x - 3/2 ये हो गया। अगर अब आपको दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस एक बात पता है आपको, मिनिमम डिस्टेंस अकर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग कॉमन नॉर्मल। ठीक है जी, ये वाली लाइन जो कॉमन नॉर्मल है, इसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस आएगा। कॉमन नॉर्मल मतलब जो दोनों के परपेंडिकुलर है, उसके अलोंग मिनिमम डिस्टेंस आएगा। तो बाय सिंपल ज्योमेट्री अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये और ये पैरेलल हो गए, यानी ये जो टेंजेंट है और ये लाइन पैरेलल हो गए। तो अगर ये पॉइंट P है, तो देयरफॉर dy/dx एट द पॉइंट P शुड बी 1, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, इसकी स्लोप 1 है तो इसकी स्लोप भी 1 होनी चाहिए। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे मिलती है? dy/dx से बेटा। तो 1 + 3, ये इसको डिफरेंशिएट कर दो, y = 1 + 3/2 x² को जरा डिफरेंशिएट करते हैं, तो आ जाएगा 3x। तो x बराबर 1/3, ये किसका x आया है? इस पॉइंट P का x आ गया है, तो x आ गया तो y भी आ जाएगा, 1/3 डाल दो, सो 1 + 3/2 इंटू 1/9, तो 1 + 1/6, 7/6 हो गया। यानी P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/3, 7/6। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं बेटा। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा देते हैं। ये लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला लगा दो, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस बेटा। तो डिस्टेंस PQ अगर हमें निकालना है, डी मिनिमम हो जाएगा PQ डिस्टेंस, और वो है इस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस। तो 1/3 - 7/6 - 3/2 अपॉन √2 का मॉड। कैलकुलेशन करिए, 6 आ गया LCM, तो वी हैव 14/6 √2, दैट इज 7/3 √2। 7/3 √2 कोई ऑप्शन है क्या? 7/3 √2 बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C, राइट। बढ़िया था, देखो ये पैसेज बढ़िया करके हमने इसको निपटा लिया है पूरा। इसमें एक तरह से मिक्स्ड कैलकुलस का क्वेश्चन बेटा ये बन गया है, राइट। अपना आ गया, इसमें AOD भी लग गया, डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स, और यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन लग गया। इस तरह से एक क्वेश्चन बन गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, तो अगला ब्रेन टीजर देखते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 5। एक और क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम मिक्स्ड विद इंटीग्रेशन, फिर से आप देख सकते हो। तो फंक्शन एक fx दिया हुआ है, x की टर्म्स लिमिट्स में है, मॉड साइन थीटा दी थीटा, और x है 0 से पाए, स्मॉल m एंड कैपिटल M आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ fx। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बेटा, आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है जब ध्यान से पढ़ते हो।
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज बतानी है फंक्शन की इस इंटरवल के अंदर 0 से पाई में। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो डेरिवेटिव 0 रख के देखेंगे, लोकल मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकालेंगे। तो स्मॉल एफ डैश एक्स को 0 डाल के देखता हूं क्या होगा। एफ डैश एक्स निकालने के लिए लेबिनिट्स रूल लगाते हैं। तो मॉड साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट में सेम काम करेंगे, मॉड साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट 1, इसको 0 रख देंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 हमने रख दिया। क्यों? ताकि मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए। थोड़ा डिफरेंट बस ये इसलिए क्योंकि फंक्शन में इंटीग्रल का साइन आ गया, दैट्स इट। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 का मॉड इक्वल्स टू मॉड साइन एक्स हो गया। अब देखो मॉड मॉड कैसे केसेस खोलूंगा, इससे बढ़िया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, इजी हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके भी मॉड हट जाता है भाई, तुम्हें पता है मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो गया। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है बेटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है जी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 3 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसमें तो एक्स एक्स कट गया, ये हो गया साइन 2x प्लस पाई बाय 3 इंटू साइन पाई बाय 3 होता है √3/2 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, यही 0 होगा। और साइन थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा जो है ये वाला पूरा एंगल ये n पाई हो जाएगा। तो x हो जाएगा n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन x की आ गई है बेटा, बट अब जनरल तो चाहिए नहीं हमें, तो इसके इंटरवल के अंदर चाहिए। तो x को 0 नहीं डाल सकता, x n को 1 डालता हूं, सॉरी n को 1 डालता हूं तो x आ जाएगा। n को 0 नहीं डाल सकता, n को 1 डाला तो पाई बाय 3 आ गया। फिर n को 2 डाला तो पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 आ गया। आई थिंक और कुछ अब आएगा नहीं, n को 3 डालोगे बड़ा हो जाएगा बेटा, 4 डालोगे नेगेटिव डालोगे, सब इस इंटरवल के बाहर। तो यही दो पॉइंट्स क्या आ गए, यही दो एक्सट्रीमा पॉइंट्स आ गए, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के यही डेरिवेटिव या यही 0 हो रहा है। देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका लेबिनिट्स रूल मिक्स्ड हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ। तो अब हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम टेबुलर फॉर्म से करते हैं कि भाई हमें इन जहां डेरिवेटिव 0 हुआ है दैट इज क्रिटिकल पॉइंट्स, इन पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, है ना, x और fx। x क्या लेंगे, एक तो पाई बाय 3 ले लेंगे और 5 पाई बाय 6, इन पे फंक्शन निकालेंगे। और बाउंड्री पॉइंट्स पे 0 और पाई पे भी, क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इन्हीं सब जगह आ सकता है और तो कहीं आ नहीं सकता, राइट। तो चारों पॉइंट्स पे हम जरा फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं बेटा। सबसे पहले मान लो 0 पे निकालते हैं, तो f0, लेट्स कैलकुलेट द 4 वैल्यूज। तो fx था हमारा x से x प्लस पाई बाय 3 साइन थीटा का मॉड डी थीटा, यही था ना। तो f0 अगर निकालना है तो 0 से पाई बाय 3 मॉड साइन थीटा, 0 से पाई बाय 3 में तो साइन पॉजिटिव ही है, इसका इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा लिख लो, लिमिट्स इंटरचेंज कर लो, 1 माइनस हाफ, तो हाफ आ गया बेटा f ऑफ 0। सिमिलरली f ऑफ पाई भी निकाल लो, f पाई का मतलब सेकेंड बाउंड्री पॉइंट पे, f पाई का मतलब हो गया पाई से लेके पाई प्लस पाई बाय 3। अब पाई से लेके पाई प्लस पाई बाय 3 में तो साइन थीटा नेगेटिव से खुलेगा, सो माइनस साइन थीटा डी थीटा हो गया, जिसका इंटीग्रल हो गया कॉस थीटा ही, और 4 पाई बाय 3 और पाई पे वैल्यू माइनस हाफ हो गई, माइनस ऑफ माइनस 1। फिर से आप देखेंगे वैल्यू जो है बेटा हाफ ही आ गई है, हाफ ही आ गई है ना, एफ पाई भी हाफ आ गया। तो दोनों बाउंड्री पॉइंट्स पे वैल्यू हमारी हाफ आई है, इस पर भी वैल्यू हाफ आई है, इस पर भी हाफ आई है। अब ये दोनों बचे, चेक कर लेते हैं इन पे क्या क्या आ रही है। पाई बाय 3 पे लेट्स ट्राई एंड फाइंड। तो एफ पाई बाय 3, पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, पूरे इंटरवल में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा डी थीटा जो हो गया माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, ये हो गया हाफ माइनस माइनस हाफ, यानी कि वैल्यू हो गई 1। एफ पाई बाय 3 कितना आ गया बेटा,
1 आ गया है। अब 5 पाई बाई 6 पे लास्ट वैल्यू और निकालनी है, फिर मुझे ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो F5 पाई बाई 6 क्या हो जाएगा बेटा, 5 पाई बाई 6 से लेके 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 मॉड साइन थीटा डी थीटा। अब मजेदार बात क्या है, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल 5 पाई बाई 6 और ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का अपर लिमिट। तो अब यहां तो साइन जो है दोनों रंग बदलेगा, अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगा बेटा। तो हमें इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेना चाहिए। 5 पाई बाई 6 से पाई पॉजिटिव से खुलेगा ये, और पाई से लेके जो भी ये बना, कितना बना, 7 पाई बाई 6 बन गया। 7 पाई बाई 6 तक ये नेगेटिव से खुलेगा बेटा, क्योंकि वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, साइन नेगेटिव होता है। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका इंटीग्रल हो गया कॉस थीटा, माइनस कॉस हुआ बट लिमिट्स उल्टी कर देता हूं। देख रहे हो ना मैं माइनस को कैसे टैकल करता हूं ताकि गलती ना हो। माइनस साइन थीटा का इंटीग्रल तो कॉस थीटा ही हुआ 7 पाई बाई 6। तो ये हो गया -√3/2 माइनस माइनस प्लस 1, और ये भी -√3/2 प्लस 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, यानी इस पे वैल्यू हो गई 2 माइनस √3। तो अब ओवरऑल इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 1 है। तो यानी ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी ग्लोबल मैक्सिमम, यानी कि कैपिटल M। और सबसे छोटी कौन सी है, हाफ हाफ, 2 माइनस √3 सबसे छोटा है, 2 माइनस 1.73 ज्यादा छोटा हो जाएगा 0.5 से। तो स्मॉल m हो गया 2 माइनस √3, करेक्ट। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू। स्मॉल m प्लस कैपिटल M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस √3 हो जाएगा। बट उसे कह रहे हैं रूट ऑफ समथिंग माइनस रूट ऑफ समथिंग में लिखो, तो 3 को लिख लो √9, तो √9 माइनस √3 बेटा बन जाएगा, यानी P हो गया 9, Q हो गया 3, 9 3 12 होना चाहिए आंसर। 12 इज द फाइनल आंसर, राइट। 12 देखो बिल्कुल बढ़िया आ गया है। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, काफी सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स लग गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, मॉड्यूलस के कॉन्सेप्ट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स अप्लाइड। बट वही कॉन्सेप्ट है, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव 0 रखो और टेबल बनाओ, एंड पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, जो सबसे बड़ी वो ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है एक ब्रेन टीजर जिसके अंदर थोड़ा सा डिटर्मिनेंट्स मिक्स हो रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। देखो आप देख रहे होगे, नोटिस कर रहे होगे, इन सब क्वेश्चंस की एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि इन सब में मिक्सिंग ऑफ चैप्टर्स हो रही है बेटा, क्योंकि एग्जाम में जेईई एडवांस में भी ऐसा बहुत होता है कि 1-2 चैप्टर मिक्स कर करके क्वेश्चंस पूछे। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस मैं आप लोगों को करा रहा हूं ताकि आपका एक जो है सोचने का तरीका मिक्स्ड क्वेश्चंस में डेवलप हो पाए। इंडिविजुअली वो क्वेश्चंस टफ नहीं होते, बट जहां मिक्स हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टफ लगने लग जाते हैं। ठीक है, चलिए तो एक ये देखते हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। कंसीडर डेल्टा एक्स एक डिटर्मिनेंट है जो एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप का प्रोडक्ट में आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। बी इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज पॉजिटिव रियल रूट्स, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स इज 1, मतलब पॉलिनोमियल आ रहा होगा एफ एक्स, उसका फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट। बी निकाल के बताना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है भाई मुझे, क्योंकि ऐसा लगता है यार इतना लेंदी कैसे डिटर्मिनेंट खोलेंगे, प्रॉपर्टी लगाएं, क्या करें, है ना। बट अगर आप इसको नोटिस करो, देखो प्रॉपर्टी का तो नहीं है क्योंकि ये बी एक्स है, इधर कहीं बी एक्स है नहीं, इधर 3bx है, उधर फिर x स्क्वायर नहीं है, कुछ भी रो कॉलम में कोई खास प्रॉपर्टी लगा के कुछ नहीं हासिल होने वाला। बट अगर मैं एक बात देखूं, ये टर्म जो है ये यहां पर भी है और ये यहां पर भी है, ठीक है। तो इसको अगर मैं अल्फा कह दूं, x³ माइनस 4x स्क्वायर को अगर अल्फा कह दूं और bx माइनस 2x स्क्वायर को बीटा कह दूं और 3bx माइनस 8 को गामा कह दूं, तो एक्चुअली ये जो डिटर्मिनेंट लिखा है वो लिखा है अल्फा बीटा गामा, राइट। फिर आ गया बीटा गामा अल्फा और गामा अल्फा बीटा। नोटिस कर लो भाई, ऐसा ही कुछ लिखा है कि नहीं। अब तुम्हें चमक गया होगा, ये तो तुम्हारा जाना पहचाना प्यारा सा डिटर्मिनेंट है जिसका नाम होता है सर्क्यूलेंट। सर्क्यूलेंट होता है ना भाई ये वाला डिटर्मिनेंट, तुमने पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर भी क्लास में अपने नोट्स में
ये डिटर्मिनेंट की बहुत स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इसको सर्क्युलेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। या फिर आप इस वाली टर्म को और दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? होल स्क्वायर में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, है ना। वो 2 आएगा यहां 1/2 से कट के, एक्चुअली वो सेम ही टर्म बन जाएगी। दोनों तरीके से अपने को लर्न करना होता है, ठीक है। फैक्टराइज करके लिखा है मैंने सर्क्युलेंट को, क्योंकि मुझे यहां भी फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो अब एक काम करता हूं, इस फॉर्म में अगर लाना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, नोटिस करो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4bx माइनस 8। तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 आ रहा है, लग रहा है यही px होगा, बट अभी चेक कर लेते हैं कहीं उसमें भी तो नहीं आ रहा, क्या हो रहा है। तो अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या हो रहा है। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगी एक टर्म, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस दिस प्लस, तो माइनस 2x स्क्वायर रह जाएगा माइनस bx का होल स्क्वायर, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा मतलब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 8 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाली टर्म गामा माइनस अल्फा, दिस माइनस दिस करेंगे अगर तो 3bx माइनस 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगी बेटा, है ना। ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड है ऐसे। तो अब नोटिस अगर आप कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली fx ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोला है लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, कितनी डिग्री पॉलिनोमियल है भाई? ये पॉलिनोमियल है सर, ये पॉलिनोमियल है हमारा जो वो है, कितनी डिग्री है जरा सोच के देख लो। ये वाला पॉलिनोमियल है, x की पावर 6 यहां से आएगी एक, है ना, और एक x की पावर 6, एक x की पावर 6 यहां से भी आएगी जब इसको एक्सपैंड करेंगे। मैक्सिमम x की पावर बेटा 6 ही आने वाली है कि नहीं? 6 से ज्यादा तो कहीं नहीं आ रही, तो एक x की पावर 6 वहां से भी आएगी, तो 2x की पावर 6, बट क्योंकि इसमें माइनस हाफ भी मल्टीप्लाइड है तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है, इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो माइनस x की पावर 6, मतलब वो लीडिंग कोफिशिएंट -1 हो जाएगा दूसरे वाले में, जो ये वाला फैक्टर है। तो मतलब अब मुझे समझ आ गया, ये वाला तो यार gx होगा। px में लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, सो एक्चुअली px है, px हमारा क्यूबिक वाला है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस 8, और qx क्या है? माइनस हाफ इंटू ये पूरी सी चीज जो भी है, क्योंकि वही फिर gx आपका हो जाएगा, gx हो जाएगा। ये अपना fx है, px नहीं fx। तो fx इज दिस क्यूबिक फंक्शन, राइट। इतनी बात ठीक है। अब बोला जा रहा है fx के बारे में, इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज, इस इक्वेशन के बोला जा रहा है एज पॉजिटिव रियल रूट्स। एक काम करते हैं, अब इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा तो कैसे मानेंगे? अल्फा बीटा गामा तो ऑलरेडी था, तो x1 x2 x3 इसके रूट्स हम मान लेते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं तीनों पॉजिटिव है, तो सम ऑफ रूट्स तो पता है हमें, 6 दिख रहा है यहां से, प्लस माइनस करूंगा, और सिग्मा x1 x2 4 भी दिख रहा है, और x1 x2 x3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 8 दिख रहा है बेटा, राइट। और पॉजिटिव रूट्स दिए हुए हैं, पॉजिटिव देखते ही मेरे माइंड में आता है यार AMGM, है ना। तो अगर मैं x1 x2 x3 में का अर्थमेटिक मीन निकालूं तो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। सम ऑफ रूट्स हमारे पास 6 था, 6/3 यानी कि 2 हो गया, और ज्योमेट्रिक मीन निकालें क्यूब रूट ऑफ x1 x2 x3, तो क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा, विच इज अगेन 2, यानी AM बराबर GM। इसका क्या मतलब हो गया कि तीनों रूट्स इसके बराबर हैं बेटा, तीनों रूट्स क्या हैं? बराबर हैं, यानी कि हमारे तीनों के तीनों रूट्स इक्वल हैं, तो तीनों के तीनों 2 ही होंगे, तो ये सारे के सारे 2 होंगे। तो बस अब यहां से इस इक्वेशन से B निकल आएगा, सिग्मा x1 x2
बराबर 4b। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 प्लस 4 4b हो गया, सारे के सारे रूट्स क्योंकि 2 है ना, तो b यहां से 3 हमारे पास आ गया। सो वैल्यू ऑफ b बिकम्स 3। वैल्यू ऑफ b क्या हो गई बेटा? 3 हो गई है। समझ गए कितना आसान हो गया? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, AMGM के कॉन्सेप्ट को मिक्स किया, वहां पे जाके हमें b मिल गया। b मिल गया बेटा, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। fx के बारे में था। अब नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ gx इक्वल टू 0। अब तुम खुद सोचो, gx जो मेरा फंक्शन आया था वो आया था -12 ऑफ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो अगर इसको 0 रखना है, इसको 0 रखने का एक ही तरीका है, इसको 0 रखने का एक ही तरीका है, दैट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाए। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो जाए, तभी तो ये इक्वेशन का कोई रूट आ सकता है, अदरवाइज तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि तीनों होल स्क्वायर्स है ना। तीनों होल स्क्वायर्स का सम अगर 0 चाहते हो तो तीनों के तीनों को ही 0 होना पड़ेगा। करेक्ट। तो अल्फा माइनस बीटा 0, बीटा माइनस गामा 0, यानी अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल। अब तुम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अल्फा बीटा गामा कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते बेटा। करके देख लो, अल्फा बीटा गामा इक्वल कभी आ ही नहीं पाएंगे, किसी भी एक्स के लिए नहीं आ पाएंगे। कैसे पता? करके देख लो। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर था अल्फा, और bx माइनस 2x स्क्वायर था बीटा, और 3bx माइनस 8 था गामा। करेक्ट। तो इन दोनों से हमें पता लग गया, 2x स्क्वायर कटा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू bx। करेक्ट, सही है। और क्या मिला भाई हमें? और हमें क्या मिला? यहां से हमें पता लगा एक, इन दोनों से हमें क्या पता लगा? इन दोनों से हमें पता लगा bx एक कट गया, सो माइनस 2x स्क्वायर इज 2bx माइनस 8, माइनस 2 काट दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस bx प्लस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस bx। ये ऐसे समझ लो कि bx की वैल्यू क्या आ गई? bx की वैल्यू आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसे यहां रख दो। तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, सही है। तो सॉल्व कर लो अब यहां से और देख लो। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। इसके आप सोल्यूशन ढूंढिए, क्या कोई सोल्यूशन आ सकते हैं? क्या कोई सोल्यूशन आ सकते हैं? x इक्वल टू 2 आ रहा है आई गेस। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। एक्स को अगर मैं 2 डालूं तो 8 माइनस 4 माइनस 4, यानी x इक्वल टू 2, तो इसका रूट आ रहा है x इक्वल टू 2, इसका रूट आ रहा है। और x माइनस 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये तो नो रियल रूट देगा। x की वैल्यू 2 एक पॉसिबल है, x की वैल्यू 2 पॉसिबल है, तो b की वैल्यू भी निकल आएगी। उसके देखो पिछला वाला b अलग था, प्लीज नोट। क्या ये वाला b? अच्छा नहीं, b तो अब यही रहेगा। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो b तो ये, क्योंकि पैसेज में दिया हुआ उसके पॉजिटिव रियल रूट है, पैसेज में ही अगर दिया, यहां थोड़ी ना दिया था कि यार उसके पॉजिटिव रूट है। अगर मतलब वो कॉमन कंडीशन है कि पॉजिटिव रियल रूट है, मतलब b तो फिक्स हो चुका है। b तो मेरा 3 फिक्स हो चुका है बेटा। तो b को अगर अब यहां रखोगे 3, तो यहां से आ जाएगा 3x इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब अगर यहां से आप x को 2 डालोगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। प्लीज नोट, अगर b 3 हमें जनरल नहीं लेना होता, ऊपर नहीं लिखा होता है fx हैज पॉजिटिव रियल रूट्स, मान लो ये नीचे लिखा होता पिछले क्वेश्चन में यहां कि fx हैज पॉजिटिव रियल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो वो सिर्फ b निकल जाता फर्स्ट क्वेश्चन का। बट अभी जो b आया है वो कॉमन आया है, पहले क्वेश्चन का आया है। सो देयरफॉर अभी हमारा जो रूट आया x इक्वल टू 2, वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6 इक्वल टू 4 माइनस 4, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज रिजेक्टेड।
ठीक है, और अगर वो b पहले वाला नहीं होता तो हमें देखना पड़ता है यहाँ से b क्या आता, b 0 आ जाता, बट b 0 फिर से नहीं होता क्योंकि b को पॉजिटिव रियल दिया है, तो एनी विच वेज नो सोल्यूशन ही इसका आना है। gx इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ सोल्यूशन 0 हो जाएंगे, कोई सोल्यूशन इसका नहीं है भाई। करेक्ट। चलिए एक और लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का बचा है, इस पैसेज का, वो भी देख लेते हैं। इफ द कर्व y इक्वल टू fx माइनस 9x क्यूब हैज टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, तो अब देखो fx तो हमारा आ चुका था, fx हमारा क्या आया था भाई, क्योंकि तीनों रूट्स ही सेम थे fx के, लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, तो एक्चुअली x माइनस 2 होल क्यूब आ जाएगा fx। मानते हो भाई, तीनों के रूट्स 2 2 2 आए थे उसमें, है ना, तो x माइनस 2 होल क्यूब आ गया, यानी जो नया फंक्शन y बन गया x माइनस 2 होल क्यूब माइनस 9x क्यूब बन गया है। टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब होता है मैक्सिमा मिनिमा, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब डेरिवेटिव 0 रखना है आपने, तो dy बाई डी एक्स 3x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 27x स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, x माइनस 2 इज प्लस माइनस 3x, एक बार प्लस ले लोगे तो 2x इक्वल टू माइनस 2 आ गया, यानी x बराबर माइनस 1 आ गया, एक बार माइनस ले लोगे तो 4x बराबर 2, यानी x बराबर हाफ आ गया बेटा। तो x की दो वैल्यूज आ गई जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, x माइनस 1 और एक x हाफ, दोनों पे फंक्शनल वैल्यू निकाल लो। दोनों पे क्या करोगे, क्योंकि हमें तो भाई पॉइंट्स निकालने हैं ना, तो माइनस 1 पर f ऑफ माइनस 1 निकाल लो, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 का क्यूब माइनस 27, अच्छा नहीं सॉरी, हमारा जो फंक्शन है भाई वो ये थोड़ी ना है, फंक्शन तो हमारा अब ये है यार, अच्छा हुआ बच गए, अभी गलती कर देते, इस फंक्शन में डालना होगा माइनस 1, राइट, तो इस फंक्शन में फॉर x इक्वल टू माइनस 1, तो उसका y आ जाएगा माइनस 3 का क्यूब माइनस 27 और प्लस 9 हो जाएगा, यानी माइनस 18 आ जाएगा, यानी पहला पॉइंट क्या है, माइनस 1 कॉमा माइनस 18 है बेटा। करेक्ट। फिर x को हाफ डाल देते हैं, सो x इक्वल टू हाफ के लिए हाफ माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 9 बाई 8, तो ये कितना हो गया, माइनस 3 बाई 2 होल क्यूब माइनस 9 बाई 8, तो माइनस 27 माइनस 36 बाई 8, यानी माइनस ऑफ 9 बाई 2, यानी ये वाला पॉइंट हो गया हाफ कॉमा माइनस 9 बाई 2। करेक्ट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसकी क्या हो गई, y इक्वल टू कांस्टेंट होगी ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, y इक्वल टू माइनस 18 हो गई है, ये हो गई y इक्वल टू माइनस 9 बाई 2, सो डिस्टेंस बिटवीन देम is nothing but distance between the horizontal tangents would be difference of y coordinates। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम हो गया माइनस 9 बाई 2 प्लस 18 माइनस 9 प्लस 36 बाई 2 27 बाई 2 हो गया हमारा आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट शुड बी 27 बाई 2। चेक करें, सी ऑप्शन मैच कर गया है ना। तो बढ़िया पैसेज था, कहां से कहां चीजें लिंक हुई आपने देखा। पहले सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स का काम आया, डिटर्मिनेंट्स का काम आया, सर्क्यूलेंट डिटर्मिनेंट लग गया, फिर एएमजीएम का काम आया, उसके बाद बेटा हमारा इसका रूट्स सॉल्यूशन का मैनिपुलेशन लगा, और यहां पे जाके हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आ गया। चलो, तो ये बढ़िया पैसेज था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 9 नंबर देखेंगे अब क्या है। करिए एक बार पॉज करके, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। f इज अ रियल फंक्शन सच दैट f डैश एक्स के बारे में कुछ बताया गया है। f डैश एक्स ऐसा कुछ है, 100x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल क्यूब x माइनस 100 की पावर 100 तक जा रही है। g इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन r सच दैट a टू x e की पावर ft dt is 0 to x g of x minus t dt plus 2x plus 3। अच्छा, तो अब यार यहां से एक बात हमें समझ आ रही है कि लेबनिट्स रूल तो लगाना है।
क्योंकि x की लिमिट वेरिएबल लिमिट है और डिफरेंशियल भी डेरिवेटिव भी क्रिएट करना है, एफ डैश एक्स वहां है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ जी ऑफ एक्स माइनस टी है, तो यहां पहले किंग रूल लगा देता हूं, यानी एक्स टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं इसमें, सम ऑफ लिमिट्स माइनस टी से, तो एक्स प्लस जीरो माइनस टी, यानी एक्स माइनस टी से टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स माइनस टी से। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगाई है, सम ऑफ लिमिट्स माइनस टी से रिप्लेस कर दिया मैंने, सम ऑफ लिमिट्स एक्स है, तो टी को, क्योंकि वेरिएबल क्या था इसका, टी था बेटा, तो जो आरएचएस वाला इंटीग्रल है उसको आपने सम ऑफ लिमिट्स यानी x माइनस एक्स प्लस टी हो जाएगा, यानी g ऑफ t हो जाएगा। समझे ना, ये पहले t फंक्शन बनाना जरूरी है, तभी लेबनिट्ज रूल लगा पाऊंगा मैं। तो अब मेरा प्योर फंक्शन ऑफ t बन गया है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा, न्यूटन लेबनिट्ज लॉ लग जाएगी, और आपको पता ही है वो कैसे लगती है। प्योर फंक्शन ऑफ t, प्योर फंक्शन ऑफ t बन चुका है, e की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ही है, 0 आएगा, इधर आएगा जी एक्स इंटू 1, लोअर लिमिट 0 ही है, और इधर आ जाएगा 2। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसा कुछ हो गया, हमारा हो गया इस प्रकार का। तो जी एक्स आ गया, जी एक्स क्या आ गया, e की पावर एफ एक्स माइनस 2, ये फंक्शन बन गया जी एक्स भाई। अब सवाल क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx हैज अ लोकल एक्सट्रीमा। gx का भी एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा मिनिमा हमें बताना है, किस x पर है उनकी सम ऑफ वैल्यूज चाहिए, यानी g डैश x निकालेंगे, तो g डैश x हो जाएगा e की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और उसका तो 0 ही हो गया, करेक्ट। और एक्सट्रीमा के लिए इसको 0 रखते हैं, अब ये तो 0 होगा नहीं, e की पावर समथिंग तो 0 होता नहीं है, यानी जी डैश एक्स का वही एक्सट्रीमा होगा जब एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा, जब एफ डैश एक्स 0 होगा तभी जी डैश एक्स भी 0 होगा, ये समझ आ गया। एफ डैश एक्स 0 की तो रूट्स बहुत सारी हैं, बट एक्सट्रीमा के लिए बेटा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए आपको पता है डेरिवेटिव का साइन चेंज भी होना चाहिए भाई। रूट्स तो आ जाएंगी, बट जहां जहां डेरिवेटिव 0 होता है वहां हर जगह थोड़ी मैक्सिमा मिनिमा आ जाता है, देयर इज अ टेस्ट फॉर मैक्सिमा मिनिमा, राइट। डेरिवेटिव 0 होता है तो डेरिवेटिव कहां कहां 0 हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे करते करते 100 तक हो रहा है। बट क्योंकि 100 की पावर 100 है, 100 वाला जो फैक्टर उसकी पावर क्या है, E1 है बेटा, वेवी कर्व का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो इसके अराउंड साइन चेंज नहीं होगा, 100 के अराउंड 99 आएगा इससे पिछला, उसके अराउंड साइन चेंज होगा, क्योंकि x माइनस 99 की पावर क्या होगी 99, ऑड पावर में वेवी कर्व का साइन चेंज होता है, इवन पावर में नहीं होता है। तो यानी तुम समझ गए यार कि मैक्सिमा मिनिमा तो वहां आता है जहां साइन चेंज होता है, तो इस पे मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं है, इस पे माइनस से प्लस हो रहा है, मतलब डिक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब मिनिमा आ रहा होगा, जो भी आए हमें तो एक्सट्रीमा चाहिए, तो इस वाले पॉइंट 99 पे एक्सट्रीमा आएगा, 98 पे नहीं आएगा, फिर 97 पे आएगा, तो तुम समझ गए होगे आई गेस, सारे ऑड नंबर्स पर एक्सट्रीमा आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा, क्योंकि हर एक ऑड पॉइंट पे ही डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लग गया, तो x इक्वल टू 1 3 5 7 9 ऐसे 99 तक पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा हो गए। सर ये तो एफ एक्स के हैं, एफ डैश और जी डैश क्यों और एफ डैश बराबर हो रहा था ना, सेम 0 रखने पे जी डैश 0 रख के एफ डैश ही 0 आया, तो जो एक्सट्रीमा एफ डैश एक्स के आए एफ एक्स के आए वही जी एक्स के ही आ रहे हैं सेम। हमें क्या करना था, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो इसका सम तो वैसे ही एपी तो एक तरीका है, तुम सम ऑफ एपी लिख लो, इन सबको ऐड करना है, बट जो स्मार्ट लोग हैं उन्हें पता है कि इसका आंसर 2500 आएगा, 2500 डायरेक्ट कैसे, सम ऑफ वैल्यूज जो आएगी 2500 आ जाएगी, कैसे मैंने डायरेक्ट बोल दिया भाई, कौन बताएगा 2500 मैंने कैसे डायरेक्ट बोल दिया सम ऑफ एपी लगाए बिना। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा, ये पहले 25 ऑड नंबर्स हैं, पहले 50 ऑड नंबर्स हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर, तुम एपी में लगा के देख लो, इस कोई भी पहले n ऑड नंबर्स ले लो, उनका हमेशा सम n स्क्वायर ही आता है। तो ये कितने ऑड नंबर लिखे हैं शुरुआत से 50 है ना, 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर हुए 50, तो 50 का स्क्वायर सीधे 2500 आंसर आएगा, ये आपने ट्रिक की तरह याद भी रख सकते हो, काफी काम आ जाता है। सो 2500 इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, एक और पैसेज, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको मैं,
जस्ट टू गेट अ फील ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई, क्योंकि देखो सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप तो तुम मेंस में भी बहुत प्रैक्टिस करते हो, मल्टीपल करेक्ट हो गए, पैसेज हो गए, मैट्रिक्स मैच हो गए, इनकी भी प्रैक्टिस बढ़ाओ बेटा। px is a polynomial of degree 4 vanishes at -1, वैनिश मतलब जीरो हो जाता है, मतलब बेसिकली -1 उसका रूट है, p of -1 is 0 and has local maxima minima at 1 2 3। अरे वाह वाह वाह, 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा और डेरिवेटिव 3 डिग्री आएगा और 3 रूट्स दे रखी हैं डेरिवेटिव की, क्योंकि एक्सट्रीमा का पॉइंट मतलब डेरिवेटिव के रूट्स, यानी p-1 p-2 p-3 ये सारे जीरो होंगे, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सट्रीमा है तो डेरिवेटिव जीरो होगा ही होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो एक्सट्रीमा आएगा, ये हमने देख लिया, उसमें हमने साइन चेंज भी देखना होता है ना, डेरिवेटिव का साइन चेंज अगर हो रहा है तभी एक्सट्रीमा आता है, बट अगर एक्सट्रीमा आ रहा है तो डेरिवेटिव तो कंफर्म जीरो होगा ही होगा। तो डेरिवेटिव के रूट्स मिल गए, तो यानी p' हमारा हो गया k टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, स्केलर नंबर कुछ k आ सकता है, तो बस इंटीग्रेट करेंगे k इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम आ जाएगी, 3 दूनी 6 3 9 11, तो 11x माइनस 6 ये आ गया है ना, मैंने ब्रैकेट्स खोल दिए, ये हमारा क्या हो गया बेटा p' हो गया। इंटीग्रेट करते हैं तो px हो जाएगा k x 4/4 6x क्यूब बाई 3 यानी 2x क्यूब 11x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6x प्लस c, करेक्ट। k और c में एक रिलेशन तो मिल जाएगा इससे, p ऑफ -1 1/4 और ये हो जाएगा +2 प्लस 11/2 प्लस 6 प्लस c। एलसीएम ले लो इसको, 4 एलसीएम आ गया, है ना, तो ये हो गया आई थिंक 45 बन गया, ये तो जीरो ही है, एक बार चेक करेंगे, 30 40 54 55 बन गया, सॉरी, तो 55/4 इंटू के प्लस सी इज 0, तो यहां से एक रिलेशन आ गया है बेटा, सी की वैल्यू -55/k/4। कैलकुलेशन जरा देख लेना, 30 40 54 55 सही लग रहा है आई गेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सी और के में एक रिलेशन मिल गया, एक और निकालने के लिए उन्होंने ये इंटीग्रल भी दे रखा है, ये इंटीग्रल भी दे रखा है भाई, इससे एक और रिलेशन आएगा, के और सी हमारा सॉल्व होना चाहिए भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बिल्कुल। तो -2 से 2 px ये यूज कर लेते हैं, px में k टाइम्स x 4/4 प्लस 11x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। नोटिस दैट मैं सिर्फ ये यूज कर रहा हूं px में जो ये टर्म थी और ये टर्म थी -2x³ और -6x, इन्हें मैंने इग्नोर क्यों कर दिया, कौन बताएगा क्यों इग्नोर कर दिया भाई, सोच के देखो, क्योंकि -a2a है, ऑड फंक्शन हो जाएगा ना, पावर ऑड वाले में वो ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रल वैसे ही 0 होता है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 4 पावर्स 2 पावर और 0 पावर एक तरह से मैंने ले ली इंटीग्रल के अंदर, बिकॉज -a2a ऑड पावर वैसे ही मुझे पता है 0 देने वाली है इंटीग्रल। तो 2 टाइम्स 2k टाइम्स x 4/4 इंटीग्रेट ही कर दो यार, x 5/20 0 से 2 और ये भी हो जाएगा 2k टाइम्स 11/2 x³ 3 0 से 2, सही बोल रहा हूं ना, k अंदर गया इन दोनों के, c में नहीं जाएगा क्योंकि c के बाहर था, k c के बाहर था, तो प्लस 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स 0 to a कर लिया मैंने, 2c टाइम्स 2c इंटू x 0 से 2। आई होप आपको ये बात क्लियर है बेटा कि मैंने क्या किया है। तो ये हो गया k इंटू 2⁵ है ना, x 4/4 था तो x की 2⁵ हो गया और एक 2 यहां ऑलरेडी था वो मैंने काट दिया, ठीक है, और ये हो गया 2 2 कट गया, 11k 2³ 3 प्लस 2c इंटू 2, और ये इंटीग्रल ओवरऑल दिया था मुझे
-1348 अपॉन 15। देखते हैं, अभी एक 2 और कट जाएगा तो 32k/5, नहीं 32 क्यों बचेगा, 16 बचेगा ना, एक 2 तो कट गया। 16k/5 प्लस 88k/3 प्लस 4c बच रहा है ये। अब भाई समझदार इंसान हो तो 4c की वैल्यू यहां से डाल दोगे, क्योंकि एलिमिनेशन करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। 4c -55k डालते हैं, तो 4c को यहां पे -55k डाल देते हैं बेटा, राइट, -55k डाल देते हैं। ठीक लग रहा है अब तो यार, कुछ अच्छा सा लग रहा है मुझे। थोड़ा कैलकुलेशन करें, 15 एलसीएम ले लिया जाए, 15 एलसीएम नीचे से कट भी जाएगा, तो 16 3 48k प्लस 88 इंटू 5k माइनस 15 इंटू 55k इज -1348। थोड़ा सा यार कैलकुलेशन हैवी हो गई है, बट निकालते हैं, चलो आप लोग भी निकालिए। 5 और जैसे इन दोनों में से तुम 11 और 5 कॉमन भी ले सकते हो। 48k 11 इंटू 5, 55 कॉमन ले लिया, 55k कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 15, है ना, तो थोड़ा सा बस बेटर हो जाएगा कैलकुलेशन। 8 माइनस 15 होता है -7, तो 48k माइनस 55k इंटू 7 इज इक्वल टू -1348। अब जरा कैलकुलेट कर लीजिए, 55 इंटू 7, 55 इंटू 7 -48 -337 हो गया है बेटा, -337 के इज -1348। आई थिंक यहां से के तुम्हारा 4 दिख रहा है, बढ़िया सा आ गया भाई, इसको 4 से 1348 ही होता है, करेक्ट। के की वैल्यू 4 आ गई यार, कितना बढ़िया कैलकुलेशन हो गई। जब इतनी भारी भरकम कैलकुलेशन करें और अच्छा सा आंसर आ जाए तो बड़ी खुशी नहीं होती, दिल को बहुत खुशी होती है भाई। इतनी सारी कैलकुलेशन करके एक इंटीजर आ गया, सब कट कट आ गया, K4 हो गया है। अब तो क्या है, अब तो बड़ा आसान हो गया है ये तो, अब तो सवाल बहुत ऑब्वियस हो गया। K4 तो यानी C की वैल्यू तुम्हारी, C की वैल्यू -55 हो जाएगी, C की वैल्यू -55 हो जाएगी बेटा। तो fx मेरे पास फंक्शन आ चुका है, ठीक है। ये था 4, 4x की पावर 4/4 माइनस 2x³ और प्लस 11x²/2 और लास्ट टर्म थी -6x, और इन सब में प्लस सी करना था, विच इज -55। थोड़ा सा अच्छी तरह ओपन करके लिख लेते हैं, x4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x माइनस 55। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया है बेटा। देख रहे हो ना कितना धांसू क्वेश्चन बन गया, फंक्शन ही निकल आया है। अब तो जो मर्जी पूछ लें। लेट्स सी व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू पी, अच्छा px था, fx नहीं था, एट x इक्वल टू -1। नोटिस करो वो कह रहे हैं टेंजेंट लिखनी है एट x इक्वल टू -1। याद करो -1 पे तो y 0 है, -1 पे y 0 है, तो जो पॉइंट है -1, 0 है। और स्लोप कैसे आएगी, डेरिवेटिव f'-1, तो f'-1 हमें निकालना है, करेक्ट। ये स्लोप है तुम्हारा। तो अब तुम क्या कर सकते हो यार, दोबारा ये नहीं यहां से f' निकाल रहे हो, याद करो f' या p' तो तुम्हारे पास था ही, ये रहा, तो p' तुम्हारे पास था, p' था तुम्हारे पास k इंटू x -1, x -2, x -3। इसका यूज करो ना भाई, p'-1 हो जाएगा 4 इंटू -2 -3 -4, तो कितना हो गया 16 6 96, -96 इसका स्लोप हो गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई y माइनस y1 इज -96 x माइनस x1। ये हो गया भाई।
तो क्या पूछा था, y इंटरसेप्ट पूछा था, तो मतलब x0 डाल देते हैं। सो y इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट हो गया -96, y इंटरसेप्ट बिकम्स -96, सी ऑप्शन। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल भी थोड़ा सा इस्तेमाल हो गया इस क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दी हमने, थोड़ा सा बस ये देखा कि p डैश x को यहीं से यूज कर लिया हमने, इंस्टेड दोबारा निकालने की जगह हमने px को दोबारा नहीं निकाला बेटा। p था, fx नहीं था। चलिए, तो अब क्या करना है, अगला पार्ट देखते हैं क्या है। वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल px प्लस पी ऑफ माइनस एक्स। तो देखो, अब तो तुम समझ ही गए यार, px प्लस पी ऑफ माइनस एक्स क्या करना है, बेसिकली तुम्हें दोनों को ऐड कर देना है, तो ऑड पावर्स कट जाएंगी। px प्लस पी ऑफ माइनस एक्स में ये वाली पावर 2 बार बच जाएंगी, तो 2 टाइम्स x4, इवन पावर 2 बार बच जाएंगी, प्लस 22x² माइनस 55, प्लस 22x² माइनस 55, ये हो जाएगा बेटा, और ये सारे इवन है तो 2 टाइम्स और हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 to 1, x4 प्लस 22x² माइनस 55। और अब आप इसको कैलकुलेट कर लेना बेटा, इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल के ऑप्शन मैच कर लेना। ठीक है, कर लोगे? अब तो इजी हो गया, एक बार आपका फंक्शन निकल आया px, तो आगे जो मर्जी पूछ ले हमसे। एक और चीज पूछिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकल मिनिमम पॉइंट्स ऑफ px। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पूछा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, लोकल मिनिमम पॉइंट्स px से ज्यादा इंपॉर्टेंट है p डैश x। p डैश x था 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, के 4 आया था, राइट। तो जब इसका डेरिवेटिव 0 रखेंगे 1 2 3 आ रहा है, और वेवी कर्व जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि मिनिमा का पॉइंट कब आता है, जब माइनस से प्लस, डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो ये एक मिनिमा का पॉइंट है, ये एक मिनिमा का पॉइंट है, बट उस मिनिमा के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यानी हमें 1 पर और 3 पे वाई कोऑर्डिनेट्स भी निकालना है। तो p ऑफ 1 निकाल लो यार इस फंक्शन से, x4 माइनस 8x³ px लिख लेता हूं, x4 माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x माइनस 55। तो मुझे क्या करना है, p ऑफ 1 निकालना है। बेसिकली मेरे को जो ग्राफ होगा वो इस तरह का कुछ होगा। अब दो उसमें मिनिमा के पॉइंट्स हैं, मिनिमा के 2 पॉइंट्स हैं, मैक्सिमा का एक ही है, मिनिमा के 2 पॉइंट्स हैं, है ना। एक आ रहा है 1 पे और एक आ रहा है 3 पे। तो मुझे इन दोनों पे y कोऑर्डिनेट्स देखना है, ताकि मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं। मैक्सिमा आ रहा है 2 पे, ठीक है। तो p1 इसीलिए मैं निकाल रहा हूं, 1 माइनस 8 प्लस 22 माइनस 24 माइनस 55। कितना हो गया भाई ये हो गया 23, पॉजिटिव वाले 23 हैं, और एक माइनस 24 है, तो -1 हो गया, -9 माइनस 55 माइनस 64। सो 1 कॉमा माइनस 64 हो गया भाई। ये वाला क्या हो गया, 1 कॉमा माइनस 64। ऐसे ही 3 डालता हूं, तो p ऑफ 3 हो जाएगा 81 माइनस 8 इंटू 27, है ना, प्लस 22 इंटू 9 माइनस 24 इंटू 3 माइनस 55। इन दोनों में से देखो 27 कॉमन लो, 3 माइनस 8 मतलब -5 बच गया, और इन दोनों में से तुम 9 भी और 2 भी, 9 इंटू 2 कॉमन ले लो, तो 11 बच गया, माइनस 3 8 में से 2 भी गया तो 4 बच गया। कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहा हूं, तो वी हैव 27 इंटू 5, 7 5 35, माइनस 135, 18 इंटू 7 माइनस 55। तो माइनस ऑफ कितना बन गया यार, कैलकुलेशन सब जरा देख लो, -135 और 55 हो गया 190, माइनस 190 प्लस 18 7 होता है 126, 126 माइनस 190 माइनस 64 ही हो गया है भाई। मजा ही आ गया, यानी इसका भी y कोऑर्डिनेट -64 है। सिमेट्री आ रही है बेसिकली, किसी पॉइंट के अबाउट इक्वल टू 2 के अबाउट आ रही होगी।
लाइन के अबाउट। तो 1 कॉमा माइनस 64, 3 कॉमा माइनस 64, इन दोनों मिनिमास के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 हो गया डिस्टेंस। नहीं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ता। अभी तो हम बोल सकते हैं आंसर सीधे 2 हो जाएगा बेटा, y कोऑर्डिनेट सेम आ गया। वो तो लकीली सेम आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर बार आएगा वो तो। इसका मतलब फंक्शन की x = 2 के अबाउट सिमेट्री हो रही होगी, 3 पे और 1 पे सेम वैल्यू आ रही है। बट एनीवेज हमें पहले से तो पता नहीं था, इसलिए हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ब्रेन टीजर नंबर 13 पर आ रहे हैं। 13 नंबर अब स्टार्ट हो रहा है भाई। देखिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 13, 14, 15, हाँ काफी सारे बचे हैं अभी तो। चलिए देखते हैं। x0 y0 बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। x0 y0 क्या है? एक पॉइंट है बेटा कर्व पे। इस कर्व पे, कर्व भी बड़ा खतरनाक है भाई। Where x0 y0 are natural numbers. अच्छा, if area of triangle formed by normal drawn to the curve C at P and coordinate axis. चलो नॉर्मल तो बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट तो पता लगे। तो पॉइंट पता करने के लिए उन्होंने आपको हिंट दिया हो। देखो मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकालना है कि मैक्सिमाइज करना हो एरिया तो भाई वेरिएबल पॉइंट हो, ऐसा नहीं है। उसने बोला है सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय नॉर्मल ड्रॉन एट दैट पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस ही निकालना है डायरेक्ट। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें पी पॉइंट पता होना चाहिए। अगर पी पॉइंट पता ही नहीं है तो कैसे तो नॉर्मल लिखोगे, और नॉर्मल नहीं लिख पाओगे तो एरिया कैसे निकाल पाओगे? तो अल्टीमेटली तुम्हें एरिया निकालना है भाई। एक कर्व है, उसने उसका ये नॉर्मल है इसी पॉइंट पे, ठीक है। उसने कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या एरिया बनाया है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमें बताना है, इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया तो तब पता लगेगा जब नॉर्मल मिलेगा, और नॉर्मल कब पता लगेगा? जब वो पॉइंट मिलेगा। पॉइंट तो उसने x0 y0 दे दिया है। सर ये क्या मतलब है? अब पॉइंट कैसे निकालूंगा? सोचो, निकाल सकते हो। पूरा का पूरा क्वेश्चन बेटा यहां पर से स्टार्ट होगा, इस पे टिका हुआ है। x0 y0 क्या बोले गए हैं? नेचुरल नंबर्स बोले गए हैं। तो इस कर्व पे पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स नेचुरल नंबर हो, बड़े प्यार से निकाल सकते हो तुम। ऐसे लिख दिया, देखो कर्व ऐसे लिख सकते हो। अब अगर x और y इंटीजर्स हैं, x0 y0 बोल लो, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स -4 है। तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें इस -4 को दो तरह से फैक्टराइज कर सकते हो। या तो तुम इसको 4 इंटू -1 या -2 इंटू, मतलब 4 -1 लिख लो, -4 1 लिख लो। बट इस चीज को 4 देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x² - 11 4 होगा। तो x² - 11 अगर 4 होगा तो x² 15 होगा। नॉट पॉसिबल, इंटीजर का स्क्वायर 15 होता नहीं है। उल्टा देख लेते हैं, क्या पता ये -1 और वो 4 हो जाए। तो x² - 11 को -1, तब भी x² 10 आ जाएगा, वो भी बेकार है। यानी इसको जो फैक्टराइज करना है बेटा 2 - 2 से ही करना है। इसको 2 दे दूंगा तो x² 13 आ जाएगा, फिर बेकार हो गया। बट -2 देने पे x² - 11 को -2 एंड y+1 को 2 देने पे अब यहां से x² क्या आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है, विच विल गिव यू x एज इंटीजर। उसकी तो टेंशन है नहीं, वो तो लीनियर है बेचारा, हर बार ही आ जाएगा। प्रॉब्लम यहां थी तो x की वैल्यू +-3 होती, बट हम 3 बोलेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है। तो 3, 1 इज द ओनली पॉइंट ऑन दिस कर्व विच हैज बोथ द कोऑर्डिनेट्स एज नेचुरल नंबर्स। यानी हमारा x0 y0 बाय द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एल्जेब्रा हमारा निकल गया कि भाई 3, 1 होना चाहिए। यानी p के कोऑर्डिनेट्स 3, 1 होने चाहिए। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया यार, यही तो मेन था। इसके बाद तो अब आप नॉर्मल की क्वेश्चन लिख लीजिए, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करिए इस कर्व को। तो x² - 11 इंटू y+1 इक्वल टू -4 को डिफरेंशिएट ऐसे ही कर दो इम्प्लिसिट। x² - 11 कांस्टेंट, इसका हो गया dy/dx, y+1 कांस्टेंट, इसका हो गया 2x, -4 का हो गया 0। x डालना है हमें 3, तो 9 - 11 इंटू dy/dx, और y डालना था 1, x डालना था 3, तो -2y' +12 बराबर 0। y' की वैल्यू 6 आ गई, मतलब dy/dx उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव आ गया 6, मतलब टेंजेंट की स्लोप आ गई 6। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 6 आ गया। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल
-1/6, राइट। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया बेटा -1/6। अब तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है ना, पॉइंट पता ही है, स्लोप आ गई। अब तो क्वेश्चन एक्चुअली आसान सा हो गया है। तो y - y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1/6 x - x1, तो x + 6y = 9। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। इस नॉर्मल की इक्वेशन को देख लो, y एक्सिस, x और y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 9, 0 और 0, 3/2। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल हो जाएगा हाफ 3/2 × 9, 27/4। 27/4 होना चाहिए भाई। अरे ये क्या हो गया, अच्छा a/b फॉर्म में लाना है, तो a हो गया हमारा 27, b हो गया 4, तो a - 6 भी पूछा है, 27 - 24, 3 आंसर हमारा मैच कर गया है बेटा, 3 आंसर आ गया, राइट। तो सारा का सारा क्वेश्चन यहीं पर टिका हुआ था। ये निकालना थोड़ा सा लॉजिकल था, अगर आपने ये निकाल लिया फिर तो क्वेश्चन खुल गया। इसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था ना। मेरा दिमाग यहां से चला कि भाई या तो कई बार पूछते हैं एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तब हम वेरिएबल पॉइंट लें, बट पॉइंट कैन नॉट बी वेरिएबल, दिस पॉइंट पी कैन नॉट बी वेरिएबल, क्योंकि उन्होंने आगे लिखा है सीधे सीधे एरिया ही निकालना है ट्राइंगल का। ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो भाई उसके लिए तो पॉइंट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल चाहिए तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालना था सबसे पहले x0 y0। चलिए अगला देखते हैं, एक और ब्रेन टीजर नंबर 14, एक और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सर, अच्छा लग रहा है ये भी देखने में। तो मैट्रिक्स मैच टाइप आज एक भी नहीं किया है, करो जल्दी पॉज करके ट्राई करो बेटा। fx is this has local extrema at अल्फा एंड बीटा। ये एक फंक्शन है fx, इसके एक्सट्रीमा है अल्फा एंड बीटा, मतलब डेरिवेटिव 0 है। तो एक काम करते हैं, ए पार्ट के लिए f' 3x² + 2ax + a = 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। हमें f अल्फा + f बीटा 2 दिया हुआ है। f अल्फा मतलब जो डेरिवेटिव के रूट है वापस f में डालो, तो f अल्फा और f बीटा इसमें डाल के मिलेंगे, बट क्यूबिक आएगा, तो यहां से सम ऑफ रूट्स लिख लेता हूं पहले, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिख रहा है, यूज होने वाले हैं दोनों। तो f अल्फा + f बीटा = 2, इसका मतलब f अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 3 + a अल्फा स्क्वायर + a अल्फा + 1। सिमिलरली बीटा भी डाल देंगे। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दोनों को अगर ऐड करोगे तो अल्फा की पावर 3 + बीटा की पावर 3 आएगी, पहली क्लब करी, दूसरी क्लब करी, तीसरी टर्म क्लब करी, और लास्ट टर्म +1 + 1 तो 2 हो जाएगी, और राइट साइड में भी 2 है, ये वाला भी 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट बेटा, हो गया करेक्ट। अच्छा इनको इस्तेमाल करके अब तुम α² + β² निकाल लो। तो α² + β² होता है अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा, करेक्ट। और अल्फा की पावर 3 + बीटा की पावर 3 भी तुम निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा होल पावर 3 -3α बीटा इंटू अल्फा + बीटा, करेक्ट। और ये आया था a इंटू ये वाली वैल्यू 4a² / 9 -2a/3, कैलकुलेशन है बस, और a इंटू दिस -2a/3 = 0। चेक कीजिएगा कैलकुलेशन, अल्फा + बीटा की जगह फिर वैल्यू डाल दो, सो -8/27 a³, और ये हो गया माइनस प्लस, ये 3 से 3 गया, 2a² / 3 + 4a³ / 9 -2a² / 3। सही बोल रहा हूं ना भाई, चेक करिए, करना जरा। a + b होल क्यूब, a³ + b³ का फॉर्मूला a + b होल क्यूब -3ab a + b, तो -3ab में -a और वहां भी माइनस, तो +2a² / 3 हुआ, और लास्ट टर्म हो गया -2a² / 3। आई गेस एक टर्म तो कट गया, ये वाला और ये वाला कट गया है। तो a³ वाली टर्म इकट्ठी करते हैं, -8a³
बाई 27 प्लस 4/9 है, उसको भी 27 बना लो, 12/27 ए क्यूब, 12 ए क्यूब बाई 27, राइट। और माइनस वाले को उधर ले जाओ, 2a² 3। तो ये हो गया 8 4 12, 4a क्यूब बाई 27 इज 2a² 3। a² काट देता हूं बिकॉज a इज नॉन जीरो। अब a नॉन जीरो क्यों है? a नॉन जीरो क्यों है सोच के देख लो। a अगर जीरो हो गया बेटा तो अल्फा और बीटा दोनों ही जीरो आ जाएंगे, विच इज एब्सर्ड बिकॉज अल्फा लेस देन बीटा उसने दिया हुआ है। तो देयरफॉर a इज नॉट जीरो, तो 2a/9 इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 9/2 आ रही है भाई मेरी, तो a की वैल्यू 9/2 आ रही है यार। वैल्यू ऑफ a इज 9/2, सो a मैचेस विद p हो गया है, a मैचेस विद p, यानी कि हमारे b और c तो गलत हो चुके हैं, b और c तो गलत हो चुके हैं बेटा। ठीक है, एक और मैच कर लेते हैं, p पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ p प्लस q फॉर विच दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल, लार्जेस्ट पॉसिबल इंटरवल। अच्छा, बहुत प्यारी लैंग्वेज यूज करी गई है। तो आपको क्या करना है इस पार्ट के लिए, चलो इसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r, x³ प्लस px² प्लस qx प्लस r, राइट। इन डिक्रीजिंग बनाना है तो डेरिवेटिव तो निकालना ही है, 3x² प्लस 2px प्लस q बराबर 0। देखो प्लस q ये डेरिवेटिव आया है। अब अगर डिक्रीजिंग है और वो लार्जेस्ट इंटरवल होना चाहिए भाई, अगर कोई इंटरवल लार्जेस्ट है, मतलब अगर ये वाला इंटरवल है मान लो -5/3 से -1, मतलब इस पूरे में ही माइनस आना चाहिए, यानी इन दोनों पे डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा बेसिकली, तभी तो लार्जेस्ट इंटरवल बनेगा। अगर इन दोनों पे डेरिवेटिव 0 नहीं हुआ तो फिर कैसे बनेगा? यानी -5/3 और -1 क्या है, इसके रूट्स होने चाहिए, नहीं तो इंटरवल छोटा हो जाएगा ना। अगर आप चाहते हो लार्जेस्ट इंटरवल बने तो वो एंड पॉइंट्स जो हैं वो आपके क्या बनने चाहिए, डेरिवेटिव के रूट्स बनने चाहिए, वो क्रिटिकल पॉइंट्स बनने चाहिए। बस अब तो यहां से हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स है -2p/3 और यहां से आ जाएगा -8/3, तो p की वैल्यू हो गई 4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है q/3, यहां से है 5/3, तो q की वैल्यू हो गई 5। p प्लस q पूछा हुआ था आई गेस, तो p प्लस q 9 हो गया, 4 और 5 का सम p प्लस q हमारा 9 हो गया। s से मैच हो रहा है बेटा, तो b मैचेस विद s, ये भी गलत हो गया, a लग रहा है सही। विदाउट सॉल्विंग सी पार्ट हमें समझ आ गया कि आंसर तो ए होना चाहिए, ठीक है ना। ए और बी हमने कर लिए हैं, आंसर ए होना चाहिए, बट स्टिल फॉर द पर्पज ऑफ नॉलेज सी पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा है क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा लगेगा ए और डी का एक और। ठीक है, देखिए क्या है इक्वेशन e⁻2x इक्वल टू k√x हैज एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, देन k कैन बी। अच्छा, तो e⁻2x का ग्राफ तो आपको पता ही है, बेसिकली आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। e⁻x का जैसे होता है वैसे e⁻2x का होता है। और k√x का ग्राफ कैसा होता है भाई, y इक्वल टू k√x। तो अगर आप इसको देखें y² इक्वल टू k²x, तो ये y² इक्वल टू 4ax टाइप का है, बट सिर्फ पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि √x है, y पॉजिटिव वाला ही है, मतलब ये एक पैराबोलिक ऐसा ग्राफ है, ऐसा। वैसे तो पूरा होता है नीचे तक पैराबोला, बट हमें हाफ ब्रांच ही लेनी है, क्योंकि y इक्वल टू k√x, y भी पॉजिटिव ही हो गया, ऑब्वियसली k भी पॉजिटिव ही होगा। तुम बोलोगे सर k नेगेटिव हो गया तो भाई कैसे होगा, खुद ही सोचो ना, इधर आएगा फिर तो दो जगह कट कर ही नहीं सकता अगर ऐसे हो गया। सो k पॉजिटिव तो है ही, और इस तरह से जाना चाहिए दो जगह कट करते हुए, ये हम चाहते हैं कि वो कट करते हुए जाए। ये तो चाहते हो कि इसका और इसका दो सॉल्यूशंस आए डिस्टिंक्ट, वो भी। तो हम एक काम करते हैं, टचिंग वाला कंडीशन ढूंढ लेते हैं भाई। एक कंडीशन ऐसा होगा ना जब ये ग्राफ इसको टच कर रहा होगा, उस कंडीशन को जरा हम स्टडी कर लेते हैं।
कि अगर हमारा ग्राफ इसको टच कर जाए उसकी कंडीशन क्या होगी। ये जो के रूट एक्स वाला ग्राफ है ये ऐसे निकल जाए, ऐसे, उसकी कंडीशन ढूंढ लेते हैं तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हमें दो जगह उससे बड़ा बेसिकली रखना होगा। तो इफ द ग्राफ्स आर टचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर ग्राफ एक्स नॉट वाई नॉट पे टच कर रहे हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट टू ग्राफ्स आर टचिंग। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना बेटा, उस पॉइंट पे एक तो दोनों की वैल्यू इक्वल करनी है और डेरिवेटिव इक्वल करना है, क्योंकि टच कर रहे हैं मतलब दोनों की कॉमन टेंजेंट आएगी, मतलब दोनों का dy बाई डी एक्स भी सेम होगा। तो y इक्वल टू के रूट एक्स है, y इक्वल टू ई की पावर 2x है। तो y नॉट हो गया एक तो के रूट एक्स नॉट और y नॉट हो गया ई की पावर 2x नॉट। पहले तो y दोनों के इक्वल कर दिए और अब हमने dy बाई डी एक्स इक्वल करते हैं। इसका dy बाई डी एक्स होगा 1/2 के रूट एक्स, है ना, और उसका dy बाई डी एक्स होगा 2 ई की पावर 2x। दोनों में x की जगह x नॉट डालेंगे, k बाई 2 रूट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x नॉट। बट ई की पावर 2x नॉट को हम k रूट एक्स नॉट रख सकते हैं यहां पे। तो k बाई 2 रूट एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू के रूट एक्स नॉट हो गया, सॉरी k से k गया तो यहां से आ गया बेटा x नॉट की वैल्यू 1/4। x नॉट क्या आ गया, 1/4 आ गया। x नॉट को वापस डाल देते हैं तो k भी आ जाएगा, बिकॉज k रूट एक्स नॉट वॉज इक्वल टू, k रूट एक्स नॉट किसके बराबर था, y कोऑर्डिनेट इक्वल थे ना e की पावर 2x नॉट के। तो x नॉट को 1/4 डाल दो तो k बाई 2 इक्वल टू रूट ई हो गया, यानी k की वैल्यू 2 रूट ई अगर हो जाए तो ये ग्राफ्स टच कर जाएंगे बेटा। k की वैल्यू 2 रूट ई अगर हो जाए तो ये ग्राफ टच करेंगे। अब सोचो पैराबोला को तुम्हें पता है जितना k बढ़ाएंगे उतना लेटेस्ट रेक्टम बढ़ता है, यानी अगर तुम्हें तो टच नहीं कराना था, तुम्हें तो ग्राफ को क्या करना था, ऐसे ले जाना था ऊपर से, यानी k को और बढ़ाना पड़ेगा, जितना k बढ़ाओगे उतना वाइड होता जाएगा। सो फॉर द ग्राफ टू कट एट 2 पॉइंट्स, so therefore for the graphs to cut at 2 distinct points, k को क्या बढ़ना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा इससे, क्योंकि एग्जैक्ट इस पे वो टच कर रहा है, इससे छोटा कर दोगे तो और पिचक जाएगा पैराबोला, तो वो जीरो सोल्यूशन दे देगा। बढ़ा दोगे k को तो वो एक्चुअली इसको फिर ऐसे कट करता हुआ चले जाएगा। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 2e हो गई, e की वैल्यू आपको पता है 2.7 के करीब होती है, तो k ग्रेटर देन 5.4 के करीब हो गई। 5.4 से बड़ा k होना चाहिए, है ना। तो बस अब आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन आए। ये तो 4.5 होता है, ये 5.5 है, वो 7 और 9, तो QRS तीनों के तीनों पॉसिबल हैं C के लिए, क्योंकि 5.4 से बड़ा हमें चाहिए था। कि कुछ भी डाल सकते हैं 5.4 से बड़ा, उसमें हमेशा 2 बार कट करते हुए जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया है। 2 ग्राफ्स टचिंग ईच अदर का भी कॉन्सेप्ट लग गया, ठीक है। तो मिक्स करके मैं आपको करा रहा हूं पूरा चैप्टर ताकि आपका रिवाइज हो जाए बेटा इसके अंदर। चलो ये हो गया हमारा ए ऑप्शन, इसका आ गया। 14 नंबर हो गया है। अब बारी है ब्रेन टीजर नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का बेटा करते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन से हम रिवाइज करते हैं जनरली, वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं इस चैप्टर में, हर एक चैप्टर में। चलिए तो एक फिर से इंटीग्रल के साथ मिक्स्ड है, बड़ा प्यारा प्रॉब्लम है भाई। जीए जो है, जी एज अ फंक्शन ऑफ ए लाना है। अच्छा 0 से 1 है ए, ओके, एक्स इंटीग्रल का लिमिट है वो तो हट जाएगा इंटीग्रेट करके, सिर्फ एक ए का फंक्शन रह जाएगा। एम एंड एम आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ए। अच्छा मतलब बेसिकली पहले आपको फंक्शन ऑफ ए बनाना है, फिर उसका मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। देखो जरा कैसे करेंगे, इधर देखिएगा जरा। देखो एक चीज अगर आप नोटिस करो, साइन 2x को डबल एंगल है वो सिंगल एंगल, डबल एंगल खोल लेते हैं। 2 sin x cos x
माइनस ए कॉस एक्स का मॉड कॉस एक्स बाहर ले लेता हूं और मॉड कॉस होगा, बट 0 से पाई बाई 2 में तो कॉस ही ले लो क्योंकि पॉजिटिव ही खुलेगा, कॉस तो पॉजिटिव से खुलेगा, तो कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। करेक्ट। अब देखो मेरे माइंड में चल रहा है यार, इसको टी मान लेता हूं क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, तो 2 sin x माइनस ए को टी लेट कर लेते हैं, उससे क्या होगा 2 cos x dx dt हो जाएगा, मतलब cos x dx dt बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो सब्सटीट्यूशन करेंगे इसमें g एज अ फंक्शन ऑफ a के अंदर, लिमिट्स भी चेंज होगी, नोटिस करो लिमिट्स भी अब हमें t की डालनी पड़ेंगी। तो जब x को 0 डाला तो माइनस a, और जब x को पाई बाई 2 डाला तो 2 माइनस a। कोई नहीं, लिमिट्स में वेरिएबल चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, लेबनिज़ रूल में तो हमें चाहिए ही होता है लिमिट्स में वेरिएबल, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉड टी और cos x dx की जगह dt बाई 2, बड़ा प्यारा सा बन गया भाई, बहुत प्यारा सा बन गया। तो g ऑफ a कुछ आ गया है, g ऑफ a आ गया है बेटा, माइनस a से 2 माइनस a मॉड टी dt और इसका भी हाफ। अब मॉड टी को मैं खोलने का ही कोशिश कर रहा हूं, क्या मैं लेबनिज़ रूल लगाऊं, क्योंकि सिंपल सा फंक्शन बन गया है। मॉड टी को कैसे खोलूंगा, देखो a हमारा 0 से 1 था, तो माइनस a तो नेगेटिव है और 2 माइनस a पॉजिटिव है ना, कुछ भी a रख लो 0 से 1 में, 2 माइनस a तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी एक नेगेटिव से पॉजिटिव कोई रेंज लिखी हुई है लिमिट्स में, तो इसको 0 पे ब्रेक कर लेना चाहिए भाई, मॉड खुल जाएगा। तो g ऑफ a हो जाएगा हाफ टाइम्स माइनस a से 0, और इसमें मॉड खुलेगा नेगेटिव से माइनस टी डी टी, और 0 से 2 माइनस a टी डी टी हो जाएगा बेटा, इस प्रकार से बन जाएगा। करेक्ट। तो अब हमारा इंटीग्रेट ही हो जाएगा, तो जी ए बन जाएगा हाफ ऑफ माइनस टी का हो गया माइनस टी स्क्वायर बाई 2, माइनस ए 0 उल्टा कर दो, माइनस भी हट जाएगा, चलो कर लेंगे, टी स्क्वायर बाई 2। So we have half of a square by 2 plus 2 minus a whole square by 2। तो बहुत प्यारा सा फंक्शन आ गया जी ए क्वाड्रेटिक आ गया बेटा, ये देखिए जी ए क्या बन गया, 1/4 कर लो बाहर, 1/4 a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर। करेक्ट। बस अब तो इसका इस रीजन में रेंज बताना है 0 to 1 में, अब तो आप कर लेंगे है ना, क्योंकि इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कर सकते हो, जैसे करना है कर लो। डेरिवेटिव निकाल लेता हूं, जी डैश ए 1/4 ए स्क्वायर का हो गया 2a प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1, सब पे वैल्यू निकाल लेता हूं, 1 ही आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है फिर तो, है ना, a बराबर 1 आ रहा है। एक सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही करा है ना, हाँ a बराबर 1 ही आ रहा है भाई, 1 ही आ रहा है। लेट मी चेक अगेन, एक बार दोबारा, ठीक है यहां तक सब सही है। 1/4 ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए होल स्क्वायर, सही लिखा है ना, अभी तक तो सही लग रहा है यार। हाँ तो बस अब क्या करना है, 0 और 1 ही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, तो ए और जी ए की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1। 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे आ रहा है 4/4 1, और 1 पे क्या आ रहा है 1 प्लस 1/4, ये भी 1 ये भी 1, 2/4 यानी कि हाफ आ रहा है। तो हाफ और 1 ही मिनिमम मैक्सिमम हो गई इसकी, हाफ और 1 ही हो गई बेटा। सो 2 टाइम्स 1 प्लस हाफ 2 इंटू 3/2, 3 होना चाहिए यार आंसर, चेक करें 3 आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आ गया है। ठीक है, देखो फंक्शन कितना प्यार से निकाल लिया, ट्रिग्नोमेट्री लग रही थी, ट्रिग्नोमेट्री है बट एक्चुअली क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया वो तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो हट गई ना, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन करके बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी हट गई उसकी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो बड़े, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है, सब्सटीट्यूशन ही तो किया है हमने, इंटीग्रेशन को और हमने साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मिक्स कर दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, जीए निकालने की जगह डायरेक्ट जी डैश ए जीरो डाल लेते, और फिर जैसे मैंने एक क्वेश्चन में पहले किया था, याद होगा आपको, टेबल पे वैल्यू निकाल लेते, किया था ना आज एक क्वेश्चन में ये वाला, कि मैंने इसमें, क्योंकि इसमें क्या था ना, फंक्शन ब्रेक करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव जीरो कर लिया, दैट वाज मच इजियर। बट इसमें फंक्शन ब्रेक करना इजी हो गया था, मॉड टी ही बना था, तो डायरेक्ट ब्रेक करके फंक्शन ही मिल गया। जब फंक्शन ही मिल जाए उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। चलो, तो ये ब्रेन टीजर 15 हो गया है। एक 16th में आपको होमवर्क दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है ये, खुद से आप कर सकते हैं, जो जो लिखा गया है बस वो करते जाना, और ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस करते जाना, ठीक है। एक बार समझा देता हूं। एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एक फंक्शन दे ही रखा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द ग्राफ एट जनरल पॉइंट एक्स कॉमा एफ एक्स, एक जनरल पॉइंट लेना है एक्स कॉमा एफ एक्स इस ग्राफ के ऊपर, तो एक्स कॉमा क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये एक पॉइंट हो जाएगा पी। इस पे टेंजेंट लिख लेना जनरल पॉइंट पे, ठीक है। इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, तो वाई जीरो डाल लेना, एक्स एक्सिस को जहां मिलेगी वो पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो वाला पॉइंट तुम्हारा ए पॉइंट हो जाएगा, लेट ए बी दैट पॉइंट, है ना। फिर बी पॉइंट वेयर द टेंजेंट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, मतलब एक्स जीरो डाल लेना तो बी भी आ जाएगा, तो तुम्हारे पास ए और बी के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स आ जाएंगे। टेंजेंट को ऐसा मानना, वाई माइनस स्मॉल वाई की जगह ए डाल लेना, इक्वल टू एम हो गया डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स कैपिटल एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और अब आपको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स भी यहां से लिख ही लोगे, डी वाई बाई डी एक्स तुम्हें मिल ही गया, लास्ट में डाल लेना एम माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1, वो लास्ट में डाल लेंगे। और अब ए के लिए फॉर ए पुट कैपिटल वाई जीरो डालना, तो आपको एक्स कैपिटल एक्स की जो वैल्यू आएगी वो ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। फॉर बी पुट कैपिटल एक्स जीरो, तो आपको बी बी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब आगे पढ़ो, इफ एस एक्स डिनोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी तुम्हें ये वाले कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं भाई, ए और बी मिल गए हैं, एक्स के टर्म्स में ही सही मिल गए हैं, तो एरिया होगा हाफ इसका एक्स इंटू इसका वाई, एरिया का फंक्शन एस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि यहां सब जगह स्मॉल एक्स रह जाएगा। बस उस एस एक्स को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। कर लेना यार, बस मेहनत का क्वेश्चन है, इसमें जो जो कॉन्सेप्ट था मैंने सब बता दिया है, बाकी आप आगे इसको कर लेंगे। एरिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बनाएंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एस एक्स निकालनी है इस इंटरवल में, तो अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट नॉर्मल मिक्स्ड विद मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन बन गया है, कर लोगे बेटा, कर लोगे यार, इतना कोई इसमें डिफिकल्ट है नहीं, प्रैक्टिस के लिए इसको निपटा लीजिएगा। चलिए, तो इसके साथ हमारा आज का सेशन करते हैं हम समाप्त। 16 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन में मैंने मिक्सिंग करके आपको कराया था। डिफरेंशियल कैलकुलस का पार्ट अब हमने रिवाइज कर लिया है बेटा। अब इसका ये मतलब नहीं है इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन यूज हो रहा है वहाँ पर भी आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और आपका LCD वगैरह ये सब यूज होगा। तो अगले लेक्चर में अब हम करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस को मैंने थोड़े से ज़्यादा लेक्चर दिए हैं, डिफरेंशियल में हमने 3 लेक्चर लिए हैं, है ना। इंटीग्रल में मेरे ख्याल से 3 या 4 लेंगे, तो पहले इंडेफिनेट करेंगे अलग, फिर डेफिनेट करेंगे, फिर एरिया एंड डिफरेंशियल करेंगे, राइट। तो इंटीग्रेशन को प्रॉपरली करना है भाई, इनडेफिनेट के ऊपर पहले अलग से प्रैक्टिस, फिर डेफिनेट में अलग से प्रैक्टिस। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों को मजा आया आज के इस सेशन में। नेक्स्ट क्लास में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रिवाइज करके बैठिएगा, ताकि एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर पाएं, ठीक है। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, मुलाकात होगी, टेक केयर, बाय बाय।